हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का सफलता जन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जनरल अवेयरनेस का आरपीएफ का सेट है। ये जनरल अवेयरनेस का 9 जीएस का 9वां सेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग इससे पहले वाला सेट को डिस्कस कर चुके हैं। जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं वो लोग वीडियो देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन से। भारत की सबसे पहली तटीय नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय नमक पानी की झील कौन सी है? तो ये कौन सी है? ये है आपकी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है। ठीक है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है। ठीक है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। याद करने का ट्रिक ये है कि चील क्या करता है? उड़ता है। ठीक है, तो चिल्का झील उड़ीसा में है। पुलिकट झील, पुलिकट लेगून भारत का दूसरा सबसे बड़ा खारे पानी का लेगून है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में है। लोकटक झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील लोकटक झील है। ये मणिपुर राज्य में है। ठीक है, डल झील जम्मू एंड कश्मीर में है। ठीक है, और इसे फूलों की झील भी कहा जाता है। कश्मीर का ताज में गहना या श्रीनगर का गहना भी डल झील को कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीड रखना होगा क्योंकि 50 क्वेश्चन है और समय कम है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, डैश को भारत का स्पाइस गार्डन, भारत का स्पाइस गार्डन किसे कहते हैं? केरल को कहते हैं। ठीक है, भारत का स्पाइस गार्डन केरल को कहते हैं। केरल हमेशा समृद्धि और विदेशी मसालों के लिए प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर तेज पत्ता, काली मिर्च, वनीला, इलायची, लौंग, दालचीनी, जायफल, अदरक और हल्दी जैसे मसाले यहाँ बहुत ही अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। चूँकि यहाँ मसालों की खेती बहुत लोकप्रिय है, इसलिए लोग इसे अपने घर के पीछे या अपना जो बाड़ी होता है उसमें भी लगाते हैं। केरल दुनिया में मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, अब अलग अलग राज्य है उसका अलग अलग उपनाम है, इसके बारे में दिया हुआ है। जैसे महाराष्ट्र को सपनों का शहर कहते हैं, भारत की वित्तीय राजधानी कहते हैं। राजस्थान को राजाओं की भूमि कहते हैं। कर्नाटक को चंदन की भूमि कहते हैं। केरल को स्पाइस गार्डन कहते हैं। ठीक है, इसी तरह केसर उत्पादन में कौन सबसे प्रमुख है? कि जम्मू एंड कश्मीर। केसर उत्पादक में सबसे प्रमुख जम्मू एंड कश्मीर है। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर, ओजोन क्षरत। ओजोन क्षरण के बारे में आप लोग जानते होंगे। सीएफसी से सबसे ज़्यादा इसको नुकसान होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो हमारे घरों के फ्रिज और रेफ्रिजरेटर से निकलता है, एसी से निकलता है, एसी से बहुत ही बड़ी मात्रा में निकलता है सीएफसी। ठीक है, जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा रहा है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? ओजोन क्षरण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? तो ये कहाँ पाया जाता है सबसे अधिक? ये पाया जाएगा आपका ध्रुवों में। जो ध्रुव होते हैं, किनारे किनारे वाला जो एरिया होते हैं, ठीक है, जैसे ये ग्लोब है, तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला को हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला होता है और ये जो नीचे वाला होता है इसको हम लोग उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। ऊपर वाला को उत्तरी, नीचे वाला को दक्षिणी। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओजोन परत ऊपरी वायुमंडल में गैस की एक प्राकृतिक परत है जो मनुष्यों और अन्य जीवों समूहों को सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। भूमध्य रेखा की तुलना में ओजोन परत आमतौर पर ध्रुवों पर अधिक मोटी होती है। ओजोन परत समताप मंडल में होती है। ठीक है, 10 से 50 किलोमीटर के ऊपर। ओजोन क्षरण के कारण में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है औद्योगिक का उपभोक्ता अनुप्रयोग, मुख्य रूप से रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। इससे हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है। ठीक है, ये सीएफसी जिसके बारे में अभी हम बात किए थे। ठीक है, जो ओजोन को सबसे ज़्यादा क्षति पहुंचाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। ठीक है, 1960 के दशक में हुई थी। हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में हुई। ठीक है,
भारत में इसकी शुरुआत 1960 में कांग्रेस नेता लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व काल में हुई। इसे तीसरी कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। ठीक है, और इन्हें 1970 में नोबेल का पुरस्कार भी मिल चुका है। हरित क्रांति का जन्म और कबरगाह मैक्सिको को कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मन बोरलॉग यहीं के मूल निवासी थे। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, विलियम एस गॉड हरित क्रांति शब्द के सबसे पहले बार प्रयोग किए थे। ठीक है, अब कुछ क्रांति से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ ये है आपका स्वामीनाथन, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। ठीक है, इसीलिए इनसे बहुत ज़्यादा अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, अब इसमें कुछ क्रांति है और इससे संदर्भित था, जैसे हरित क्रांति। हरित क्रांति किस चीज़ से संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति किस चीज़ से रिलेटेड है? दुग्ध उत्पादन से। तो क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि हरित क्रांति निम्नलिखित में से किस चीज़ से संबंधित है? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति। ठीक है, लाल क्रांति टमाटर और मांस से संबंधित है। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। पीली क्रांति तेल के बीज, है ना, दलहन भी होता है इसमें तेल के बीज में। भूरी क्रांति चमड़ा और कोको से। काली क्रांति पेट्रोलियम से। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट उत्पादन। गोल क्रांति आलू से। ठीक है, ये आते रहता है क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अपना कॉपी में लिख लेना, नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर। टका एक आधिकारिक मुद्रा है और निम्नलिखित में से किस देश में प्रयोग की जाती है? 20 टका दे, 10 टका दे, सुने हैं ये सब? तो टका एक्चुअली में बांग्लादेश का भाषा है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय मुद्रा है टका। ठीक है, ऐसे हम लोग का भी राज्य में टका बहुत लोग बोलता है इसको, क्योंकि कुछ ना कुछ बंगाल से हम लोग का मिला हुआ है, पहले बंगाल का ही पार्ट हुआ करता था। एक्चुअली में बंगाली भाषा में पैसा को ही टका कहा जाता है। ठीक है, और टका जो है बांग्लादेश की आधिकारिक मुद्रा है। टका को 1972 में बांग्लादेश की मुद्रा के रूप में अपनाया गया। 1973 में मूल्य वर्ग के सिक्के पेश किए गए, 50, 25, 10, 5, ये सब नहीं जानना हम लोग को। जानना क्या है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। और ढाका इसकी राजधानी है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 को जो ऑप्शन दिया हुआ था उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। जैसे किस देश की कौन सी मुद्रा है? इंडोनेशिया का रुपया है, श्रीलंका का श्रीलंका रुपया है, मलेशिया का मलेशियाई रिंगिट है, यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, जैसे हम लोग का भारत में रुपया चलता है, श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया चलता है, मलेशिया में रिंगिट चलता है। नेक्स्ट 6ठा, चौरी चौरा कांड गांधी जी से रिलेटेड है। बोले ना, हम हमेशा बोलते हैं गांधी जी से एगो या दूगो क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए गांधी जी को अच्छा से पढ़ लीजिए, फिक्स एक क्वेश्चन रहता है। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? ठीक है, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिए, हम तो बताएंगे ही। ये 1922 में हुआ था, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। ठीक है, क्यों हुआ था? एक्चुअली में ये गोरखपुर जिला में हुआ और असहयोग आंदोलन जो 1920 में स्टार्ट हुआ था, जो काफ़ी सफल माना जा रहा था, लेकिन एक घटना हो जाता है चौरी चौरा का कांड। ठीक है, इसी घटना में क्या होता है ना कि 3 मतलब टोटल 21 लोग रहता है पुलिस वाला और उसको जला दिया जाता है जिंदा। ठीक है, यानी जो असहयोग आंदोलन जो अहिंसक तरीके से गांधी जी ने स्टार्ट किया था उसे हिंसा का रूप दे दिया जाता है और इस बात से गांधी जी काफ़ी नाराज होते हैं और इस और असहयोग आंदोलन को वापस ले लेते हैं। देखिए यही कहानी यहाँ दिया हुआ। चौरा चौरी कांड 1922 में हुआ, गोरखपुर जिला में हुआ। 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों की भीड़ ने पुलिस से भिड़ गई और पुलिस स्टेशन में आग लगा दी। 22 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक इसमें मारे गए थे। महात्मा गांधी ने इसे तुरंत ही वापस ले लिया, कहा कि नहीं, ये लोग हिंसक हो गए हैं और ये हिंसक आंदोलन हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जी हिंसा के सख्त खिलाफ थे। असहयोग आंदोलन 4 सितंबर 1920 को चालू किया गया था। असहयोग आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? स्वराज को प्राप्त करना। ठीक है, और 1901 में गांधी जी ने कलकत्ता में पहले
कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। उस टाइम गांधी जी को कोई जानता नहीं था कुछ खास, लेकिन भाग लिया था। 1924 में गांधी जी ने बेलगाम के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे। एकमात्र अधिवेशन में ये अध्यक्षता की हैं गांधी जी। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा था और गांधी जी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। एक क्वेश्चन से हम लोग को इतना जानकारी मिल रहा, 50 क्वेश्चन से बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगा। ठीक है, लेकिन स्पीड थोड़ा सा रखना होगा, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे हम लोग। चलिए 7वां नंबर, इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, जिसके द्वारा लिखी गई थी। कौन था इंडिका को लिखने वाला? ये था मेगास्थनीज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ के सुना देते हैं। इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा और मेगास्थनीज 5 वर्ष तक मौर्यकालीन राजधानी पाटलिपुत्र में रहे। उन्होंने इस दौरान भारत में जो कुछ देखा उसका विवरण इस पुस्तक में दिया। इस पुस्तक से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के महल, राजधानी, सैन्य संगठन, नगर नियोजन और भारतीय समाज के बारे में पता चलता है। ठीक है, मेगास्थनीज के बारे में इतना कहानी है। एक्चुअली में मेगास्थनीज मौर्य काल में आए थे। ठीक है, और बहुत सारा कहानी है, शादी ब्याह भी हुआ था कुछ कुछ। ठीक है, उसके बारे में हम लोग अच्छा से पढ़ेंगे इतिहास में। अब ऑप्शन में दिया हुआ था 3 गो, फाहियान, हर्षवर्धन। इसके बारे में जान लेते हैं। फाहियान किसके समय में आया था? ये इससे क्वेश्चन आता है। हर्षवर्धन किसके समय में आया था? इससे क्वेश्चन आया था। तो हेनसांग किसके समय में आया था? इससे क्वेश्चन आता है। तो हर्ष याद रखिए हेनसांग, और हर्ष से हर्षवर्धन। ठीक है, और उसके बाद फाहियान आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। 8वां नंबर क्वेश्चन, भारत में आर्थिक सुधार उपायों को औपचारिक रूप से कब आरंभ किया? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये आता है। ठीक है, तो ये 1991 में एक्चुअली में स्टार्ट किया गया था। मनमोहन सिंह उस टाइम वित्त मंत्री थे। ठीक है, पी नरसिम्हा राव उस टाइम प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह। ये सब कहानी है, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट, भारत में प्रथम पूर्ण जनगणना कब की गई? एक्चुअली में मेयो के शासनकाल में जनगणना पहली बार भारत में किया गया था, लेकिन यहाँ पर पूछा गया पूर्ण जनगणना। ये किया गया था लॉर्ड रिपन के टाइम में, जो कि समय था 1881 का। ठीक है, ये सब कहानी है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कब किया गया था? 1881 में, सॉरी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में किया गया था। लॉर्ड रिपन के समय में पूर्ण जनगणना हुआ था, जबकि मेयो के समय में बहुत सारा क्षेत्र छूट गया था, पंजाब का क्षेत्र और भी कई क्षेत्र छूट गया था। ठीक है, नेक्स्ट 10वां नंबर, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत में पहली बार गरीबी हटाओ पर बल दिया गया? ये पंचवर्षीय योजना जितना पढ़ लीजिएगा उतना कम है, और जल्दी याद ही नहीं होता। ठीक है, हम इसको 20 बार पढ़ चुके हैं, लेकिन हर बार जब भी क्वेश्चन आता है गलती करिए देते हैं। ठीक है, तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना एक्चुअली में था, है ना, क्योंकि बार बार एक ही चीज को दिया गया है, बार बार एक ही चीज आपको मिलेगा। जैसे हर बार बहुत बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया है, लेकिन अब स्पेशली किसी में पूछ ले तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो लेकिन जब आप सेट उट लगाइएगा तो उससे आपका क्लियर होते रहेगा। ठीक है, इसके लिए चलिए एक बार फिर से बोल देते हैं। पहली बार गरीबी हटाओ पर बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, ये सब इसका कहानी है। ठीक है, पूरा पंचवर्षीय योजना का मैं वीडियो इसमें डाल दूंगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो वही डालूंगा। ठीक है, और इसको बहुत अच्छा से पढ़ना होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, जल्दी ये याद नहीं होता है। 11 नंबर, भारत में संविधान की प्रस्तावना में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संविधान के स्रोत हम पढ़ाए हैं। ठीक है, आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा, मतलब इसी चैनल पर मिल जाएगा, उसमें देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। पूरा याद करवाए हैं, 10-10 बार रिपीट करके याद करवाए हैं। तो ये फ्रांस देश से लिया गया है। भारत में संविधान में निहित स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ये सब कहाँ कहाँ के देश से कहाँ कहाँ क्या लिया गया है एक बार रिपीट कर देते हैं। ऐसे उस वीडियो में हम बताए हैं, लेकिन यहाँ से भी एक बार रिपीट कर देते हैं, क्योंकि जितना रिपीट करेंगे उतना याद होगा और उतना अच्छा से याद होगा। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम सबसे पहले दिया हुआ है, हम बताए थे। 70% भाग तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ही ले लिया गया है।
ठीक है, थोड़ा सा रंग चेंज करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा। लाल कौन रंग रखते हैं, नहीं पीले ठीक है, चलिए ठीक है। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है एक बार पढ़ देते हैं। ठीक है, सरकार का संसदीय स्वरूप, नॉर्मल सा बात है, ये तो सबको याद ही होना चाहिए क्योंकि हम लोग ब्रिटेन के ही गुलाम थे, तो हम लोग के यहाँ संसदीय व्यवस्था जो है ब्रिटेन से ही लिया जाएगा। कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण की प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया है। नियंत्रक एवं महार पर लेखा परीक्षा ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया गया। द्विसदनात्मक ब्रिटेन से लिया गया है। एक बार फिर से, भारत का संसदीय स्वरूप ब्रिटेन से लिया गया है। कानून के शासन का विचार ब्रिटेन से लिया गया। विधि निर्माण यानी कानून कैसे बनाएगा, कौन बनाएगा, भारत में कानून संसद बनाता है, तो वो भी ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता यानी भारत का जो नागरिक होगा वो एक ही देश का नागरिक ले सकता है, नागरिक बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति दूसरा देश का नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिक उसका नागरिकता खत्म हो जाता है। द्विसदन, ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। क्लियर, द्विसदन मतलब दो सदन है ना, ठीक है, उच्च सदन और निम्न सदन, राज्यसभा लोकसभा। चलिए अब देख लेते हैं अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है, न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, लिखित संविधान लिया गया है, प्रस्तावना लिया गया है और उपराष्ट्रपति का पद लिया गया है अमेरिका के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट आयरलैंड का संविधान, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिया गया है, राष्ट्रपति की चुनाव की प्रक्रिया लिया गया है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, जो 12 सदस्य का नामांकन कर सकते हैं ना, उसके बारे में कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। नेक्स्ट कनाडा से क्या क्या लिया गया है देख लेते हैं। कनाडा से लिया गया सरकार का एक अर्ध संघीय रूप, अवशिष्ट शक्तियों का विचार, केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार, क्षेत्राधिकार, ये कनाडा से लिया गया है। याद रखिएगा, 5 बार इसको रट लीजिए वीडियो को पॉज करके। पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, पंचवर्षीय योजना। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया समवर्ती सूची, व्यापार, वाणिज्य और समागम के संबंध में प्रावधान। और क्या लिया गया, प्रस्तावना की भाषा, संसद में संयुक्त बैठक, जो अनुच्छेद 108 के तहत होता है। ठीक है, कौन बुलाते हैं, राष्ट्रपति महोदय बुलाते हैं संसद में संयुक्त बैठक। जर्मनी के संविधान से, इसको हम ट्रिक से याद करवाए थे, क्या बोले थे, जम गया मनी। जब देश में आपातकाल लगेगा तो आपका पैसा कोई काम का नहीं रहेगा, तो इसीलिए हम बोले थे जम गया मनी। ठीक है, मनी जम गया यानी आपातकाल लग गया। तो आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकारों का निलंबन होता है वो जर्मनी के संविधान से लिया गया है। क्लियर है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा, याद हो रहा होगा। नहीं याद हो रहा होगा तो इसको दोबारा देखिए, वीडियो पॉज कीजिए और रट्टा मारिए। ठीक है, और कोई उपाय नहीं है इसको याद करने के लिए। दक्षिण अफ्रीका का हम क्या बोले थे, फ्री का। फ्री का क्या होता है, जब हम संविधान को संशोधित करते हैं तो वो फ्री का होता है। ठीक, तो क्या है, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, फ्री का, जापान। ठीक है, जापान, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, 12वां नंबर, मैकमोहन रेखा। लगभग 18 मिनट हो चुका और 12 को ही क्वेश्चन अभी तक हुआ है, क्योंकि काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, ये आप 9 वीडियो देख लीजिएगा ना, 9 को बनाए हैं जीएस डिस्कशन से, 9 देख लीजिएगा तो आपका काफ़ी ज्ञान बढ़ जाएगा। ठीक है, और बार बार एक ही चीज़ को जब रिपीट करते हैं ना तो वो दिमाग में घुस जाता है, तो इसीलिए कहते हैं अंत तक देखिए, काफ़ी आपको फ़ायदा होने वाला है इस वीडियो से। और जो क्वेश्चन आप जाइएगा एग्जाम में, इस वीडियो को देख के जाइएगा और एग्जाम में बैठिएगा तो आपका आंख बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन इसी से मिलेगा, 100% इसी से मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा, मैकमोहन जब हम पढ़ाए थे तो एक बात बताए थे, कभी दोस्ती कभी दुश्मनी। ठीक है, तो भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जिससे कभी दोस्ती रहता है कभी दुश्मनी रहता है। ठीक है, दुश्मनी तो रहता है लेकिन बोल नहीं पाते हैं क्योंकि पावरफुल देश है, तो वो है चाइना।
तो भारत और चाइना का जो सीमा रेखा है उसको हम लोग मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। और पाकिस्तान से जो हम लोग का रेखा है वो क्या है, उसको हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, ये सब इसका कहानी है, देखिए सबका दिया हुआ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पाकिस्तान वाला हम बता दिए। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दिया हुआ पड़ोसी देश बांग्लादेश है। ठीक है, तो बांग्लादेश में जो हम लोग का जो राज्य का कौन कौन सा राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है, पश्चिम बंगाल है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और असम है। त्रिपुरा जो है वो 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, इससे 100 बार क्वेश्चन आज तक आ चुका है। ठीक है, और बांग्लादेश से भारत सबसे लंबा सीमा रेखा बनाता है। ठीक है तो छोटा सा देश लेकिन सबसे लंबा, क्योंकि चारों तीनों तरफ से घेरे हुए है, इसीलिए सबसे लंबा सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ भारत बनाता है। अब भूटान के साथ कौन कौन सा देश जुड़ा हुआ है, कौन कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। चीन के साथ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। नेपाल के साथ सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। नेपाल वाला बार बार क्वेश्चन आता है, दिमाग हमेशा इसी में खराब होगा। पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। ठीक है, तो ये सब आपको पढ़ना होगा, इससे कई बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो भूटान के साथ जो सीमा रेखा है उसको हम लोग भूटान गेट कहते हैं। चीन के साथ जो सीमा रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहते हैं। जोरनई के साथ जो सीमा रेखा है म्यांमार के साथ, उसे जोरिन पुई अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहते हैं। भारत नेपाल का सीमा रेखा को भारत नेपाल का सीमा रेखा कहते हैं। एलओसी बोलते हैं आपको पाकिस्तान के साथ जो सीमा हम लोग का लगता है, रेड क्लिफ और एलएसी। एलओसी का मतलब लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो जो चर्चित रहता है उससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, जो चर्चित नहीं है क्वेश्चन घुमाने के लिए उसी से ज़्यादा आएगा। जैसे मैकमोहन अब नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ये पुराना क्वेश्चन है इसीलिए आपको दिख रहा है। अब पूछा जाएगा जो आपको जल्दी याद नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट 10वां 13वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाली पहली फिल्म बनकर इतिहास रच दिया? सबको पता है आरआरआर का कौन सा फिल्म, नाटू नाटू, मतलब आरआर फिल्म का नाटू नाटू सॉन्ग है ना, इसके बारे में दिया हुआ। 95वां अकादमी पुरस्कार समारोह में एस राजमौली की फिल्म आरआरआर ने नाटू गीत ने सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ऑस्कर जीतने वाला पहली भारतीय फिल्म बनकर इतिहास रच दिया। ठीक है, ये जो फिल्म है वो बना है किस पर, ये बना है कोमराम भीम और अल्लूरी सीताराम राजू के जीवन से प्रेरित होकर बना है। ठीक है, आरआर को और भी बहुत सारा पुरस्कार मिला है, क्या क्या मिला है। ठीक है, 20 फरवरी 2023 को मुंबई में घोषित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड में आरआरआर ने इंटरनेशनल फिल्म ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। जनवरी 2023 में क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2023 में आरआर ने 2 पुरस्कार जीते, एक सर्वश्रेष्ठ विदेशी फिल्म और दूसरा सर्वश्रेष्ठ गीत के लिए नाटू नाटू। इसने गोल्डन ग्लोब्स अवार्ड भी जीता नाटू नाटू के लिए। आरआर ने 50वें सेंट्रल्स अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार भी जीता। एस राजमौली ने अपनी फिल्म आरआर के लिए न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का शीर्ष पुरस्कार भी जीता। ठीक है, तो इतना सारा पुरस्कार आरआर जीत चुका है, इसको दोबारा आप पढ़ लीजिएगा पोस्ट करके, 3-4 बार इसको रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन इससे श्योर है कि आएगा ही आएगा, 100% आएगा इससे क्वेश्चन। अब 14 नंबर, भारत ने अगली पीढ़ी के भारी संचार उपग्रह GSAT-20 का प्रक्षेपण कौन करेगा और प्रक्षेपण के लिए किस रॉकेट का उपयोग किया जाएगा? ठीक है, तो ये स्पेसएक्स फाल्कन 9 द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, चुनाव आयोग द्वारा लॉन्च किए गए CVIGIL ऐप का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? अब तो था बोलेंगे, ऐसे यहाँ है, इलेक्शन तो पार हो चुका है तो अब था ही बोलेंगे, तो क्या था? ये था आपका
जनता को चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने की अनुमति देता था ये। ठीक है, ये सही हो गया, 18% लोग इसका सही उत्तर दिया है। ये कहानी है। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन, आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है, बताइए। आकाश जो हम लोग को नीला दिखता है वो क्यों दिखता है, वो दिखता है प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। ठीक है, तो फैलने के कारण, क्योंकि नीले रंग का तरंग दैर्ध्य क्या होता है, सबसे कम होता है, जिसके कारण वो ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हम लोग को आकाश जो है नीला दिखता है। क्यों, क्योंकि समुद्र के कारण भी ऐसा होता है। चलिए नेक्स्ट, डैश लोधी राजवंश का संस्थापक कौन था। कौन था बताए थे बहुत बार, भकलोल लोधी, भकलोल लोधी। भकलोल लोधी कहाँ ऑप्शन में नहीं है, बहलोल है, तो बहलोल लोधी हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में बहलोल लोधी ही है, मजाक कर रहे थे। ठीक है, जब हम पढ़ाए थे तो उसको बकलोल लोधी बोले थे, क्यों, क्योंकि जल्दी याद हो जाए। ठीक है, तो बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक था बहलोल लोधी। इसका बेटा था सिकंदर लोधी, वो दिल्ली का स्थापना किया था, सॉरी आगरा शहर का स्थापना किया था। इसका बेटा था इब्राहिम लोधी। ठीक है, इसका बेटा था इब्राहिम लोधी। यही लड़ा था पानीपत का पहला युद्ध, बाबर और इसी के बीच हुआ था, और यही पहला ऐसा शासक था सल्तनत काल में जो रणभूमि में मारा गया था, युद्ध लड़ते लड़ते मारा गया था। और इसी के मरने से भारत में एक नए वंश का स्थापना होता है, जिसको हम लोग मुगल वंश कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। माजुली नदी, माजुली एक नदीय द्वीप है जो निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। यह है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। किस नदी पर है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्लियर है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत और बांग्लादेश से होकर बहती है। ठीक है, जब ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलती है तो वहां पर यह उसका नाम होता है यालुंग जंगपो। ठीक है, और जब असम में, ऐसे अरुणाचल प्रदेश में भी ये रहती है, तो वहाँ पर इसका नाम हो जाता है दिहांग। और जब असम में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो गया ब्रह्मपुत्र। और जब बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है जमुना। ठीक है, ये सब कहानी है, याद रखिएगा। और जब जमुना मिल जाती है पद्मा यानी गंगा नदी से, तो बन जाती है मेघना, और जाकर कहाँ, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विश्व की सबसे बड़ी नदी डेल्टा का निर्माण करती है, जिसको हम लोग सुंदरबन डेल्टा का नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये जो माजुली द्वीप है ना, ये भी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है, याद कीजिएगा, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इससे क्वेश्चन आता है। 19वां नंबर, भारत के संविधान के भाग 4A और अनुच्छेद ए में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो ये है 11। इसके बारे में पूरा कहानी दिया हुआ है। ठीक है, क्या क्या है देख लीजिए, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत कौन आया था, तो अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे ट्रिक, हेनसांग, यहाँ दिया हुआ देखिए, हेनसांग हर्षवर्धन के समय में आया था, तो कौन आएगा, फाहियान ही आएगा। लेकिन यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य के समय चीनी यात्री नहीं बोला है, कौन आया था, तो ये मेगास्थनीज हो जाएगा। ठीक है, फंसाता है क्वेश्चन कभी कभी, सारा आपका शॉर्टकट ट्रिक जो है ना, आपको गलती कराने में लग जाएगा। नेक्स्ट, इसीलिए सिर्फ अच्छा से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सिर्फ शॉर्टकट ट्रिक पर भरोसा मत कीजिए। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आईसीसी विश्व कप 2023 में व्यक्तिगत रूप से सर्वाधिक रन बनाया, यही एक ही आदमी हो सकता है, विराट कोहली। सही हो गया। ठीक है, विराट कोहली सबसे अधिक रन बनाया है व्यक्तिगत तौर पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, तो ये दार्जिलिंग हिमालय, कालका शिमला, नीलगिरी पर्वत, ये सभी है। ठीक है, 23वां नंबर, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन प्रावधान का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। ठीक है, एक बार सबको पढ़ देते हैं, रिपीट कर देते हैं, ताकि आप लोग का रिवीजन हो जाए। अनुच्छेद 17, ठीक है, अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत के बारे में बात करता है। ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में है। ठीक है, 1955 में इसको पारित किया गया था संविधान सभा द्वारा, महात्मा गांधी की जय के नारा के साथ अनुच्छेद 17 को अपनाया गया था। ठीक है, संविधान या अधिनियम में अस्पृश्यता शब्दों को परिभाषित नहीं किया गया कि किसको अस्पृश्यता बोलेंगे, लेकिन इसका मतलब होता है अनटचेबिलिटी।
ठीक है, आगे इसके बारे में पढ़ लेते हैं क्या है कहानी। ठीक है, आर्टिकल 14 जो है ये कानून के समक्ष समानता बताता है। अनुच्छेद 19 व्यक्ति और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाता है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में बताता है। अनुच्छेद 21 का ये शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा बताया था। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता है ना, इसको योगी जी का कानून भी बोल सकते हैं हम लोग, ऐसे अभी तो कोई बोला नहीं है, मेरे अनुसार बोल सकते हैं योगी जी का कानून। अनुच्छेद 51 मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 112 बजट। एक्चुअली में संविधान में बजट नाम का कोई चीज ही नहीं है। ठीक है, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला गया है, बजट कोई शब्द ही नहीं है संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा, बजट कोई शब्द नहीं है संविधान में, इसको वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है अनुच्छेद 112 को। 324 निर्वाचन आयोग। 343 आधिकारिक भाषा। 352 राष्ट्रीय आपातकाल। 368 संविधान में संशोधन अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। 370 जम्मू एंड कश्मीर को अस्थायी प्रावधान यानी निरस्त कर दिया गया। ठीक है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय को नियंत्रित करता है? तो ये करता है मेडुला एल्बोंगेटा। ठीक है, मस्तिष्क के बारे में हम पूरा एक वीडियो डालेंगे, फिलहाल आप लोग इसमें पढ़ लीजिए एक बार। ठीक है, नेक्स्ट 25 निम्नलिखित में से कौन सी नदी मैकाल श्रेणी में से निकलती है? तो ये तापी नदी, सॉरी नर्मदा नदी निकलती है, गलत हो गया। ठीक है, तो मैकाल श्रेणी में नर्मदा नदी निकलती है। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया है और काफ़ी कुछ इसमें डिस्कस किए हैं। इसका पार्ट 2 कल आ जाएगा। और जो लोग को भी वीडियो अच्छा लगे कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, मतलब वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है क्योंकि काफ़ी देर से बोल रहे हैं, लगातार पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए जय श्री राम। आज के लिए कल मिलते हैं।